मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो इसको हम सबसे पहले अगर इसको डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क, इट इज द अमाउंट ऑफ टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। देखो क्या बोल दिया, कह रहे कि ये अमाउंट ऑफ टॉर्क है टू, जो हमें रिक्वायरमेंट है ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकें और टू एक्सेलरेट इट। देखो ये टॉर्क क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स, दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड फॉर रोटेटिंग। देखो जी, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट था, अगर आपने कोई चौकी लिख दिया या आपने HCl मॉलिक्यूल लिख दिया, ये HCl हो गया हमारे पास, तो क्या कर दिया, कह रहे कि यहां पर इस मॉलिक्यूल को अगर ये भी ऐसे रखा हुआ था हमारे पास, तो कह रहे कि अब यहां पर ये नॉर्मल स्टेशनरी पोजीशन था, यानी कि रेस्ट पे था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रोटेट करने के लिए हमें कुछ टॉर्क की रिक्वायरमेंट होगी। टॉर्क का मतलब होता है सडन फोर्स एक टाइप से हमारे पास, या इसको हमें फोर्स देना पड़ेगा ताकि ये रोटेट करे बच्चे। अगर ये रोटेट करेगा तो देखो दो तीन वे से रोटेट कर सकता है। अगर हम देखें अब हम इसको रोटेट कैसे करवा सकते हैं, अगर ये HCl मॉलिक्यूल, इसको देखो मॉडल से देखते हैं एक बार। अगर हम मॉडल से देखा तो मान लिया कि HCl मॉलिक्यूल था, देखो अब रोटेट अलग अलग वे हो गया कि ये रोटेट होगा द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड टू रोटेट एन ऑब्जेक्ट। देखो अब ये मॉलिक्यूल था, ये H बोल दिया, ये Cl का बड़ा साइज है, तो अब ये जब रोटेट करेगा दो तीन टाइप से रोटेशन हो सकता है। क्या तो हम इसकी रोटेशन ऐसे बोल दें कि भाई ये अपनी रोटेट कर रहे हैं ऑन एक्सिस, इट इज, अब देखो क्या हुआ, अगर हम एक्स एक्सिस के थ्रू लगा देते एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से क्या करता, H अपनी जगह पे रहता, Cl अपनी जगह पे रहता और ये यहीं पर रोटेट करता रहता, यानी कि देयर इज नो चेंज। यहां पे क्या आता, देयर इज no change in relative position of, there is no change in relative position of atoms। कौन कौन से एटम है, हाइड्रोजन और Cl। अगर ये अपनी जगह पे ही रोटेट करता है और जब रिलेटिव पोजीशन में चेंज नहीं आता, उस टाइम पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं जीरो, की वहां पे इसके अंदर जो होगा वो क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमें चाहिए रोटेट करने के लिए वहां पे, तो ये रोटेट एक्सिस पर, लेकिन उस टाइम पे जब वो रोटेट करते उसकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज आना चाहिए। लेकिन अगर आप इसी को क्या करते हो, ये आपने एक्स एक्सिस के अलोंग किया था, अगर आप इसी को वाई एक्सिस या जेड एक्सिस, अगर मैंने बोल दिया ये मेरी कौन सी होगी, जेड एक्सिस, अगर आप जेड एक्सिस अप्लाई कर देते, जेड एक्सिस ऐसी दिखाई देती है आपके पास, ये मॉलिक्यूल था हमारे पास, अगर आपने जेड एक्सिस से पास किया तो आप जेड एक्सिस से पकड़ोगे, इसको रोटेट करवाओ, तो अब इस रोटेट करवाने के लिए आपको, अगर ये रोटेट करेगा तो आपको कुछ फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, उस फोर्स के बिना ये रोटेट नहीं करेगा। तो अब जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जब आप देखते हो, जेड एक्सिस आपने अप्लाई किया एक टाइप से, तो यहां पर आई की वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहां पर देयर विल बी ए रिलेटिव, there will be a relative change in position of atoms। अगर ऐसा होगा तभी ये कंडीशन हो सकती है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। क्यों हो गया बच्चे, देखो अगर ये ऐसा था, आप ध्यान से देखो, अगर हम एक सर्कुलर मोशन दिखाते हैं इस टाइप से, अगर सर्कुलर मोशन है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो इसका सेंटर ऑब्जेक्ट था, अगर मैंने इसको H ही बोल दिया और इस साइड मैंने बोल दिया ये Cl बीच में था, जब रोटेट करेगा तो H ऐसे रोटेट करता रहेगा, Cl इधर से रोटेट करता रहेगा। देखो ये ऐसा सेम हो गया। अगर आप बोल रहे थे अभी रोटेट करना, तो मैंने जेड एक्सिस के थ्रू ऐसा, अगर आप वाई के थ्रू करवाते तो क्या होता, ये रोटेट करता, H ऐसे घूमता रहता, Cl नीचे की तरफ से, फिर H ऊपर, फिर ये Cl, तो इसका मतलब ये ऐसे ही सर्कुलर मोशन के अंदर हमारे पास रोटेट होता रहता। तो यहां पर जब इनकी पोजीशन चेंज होगी मेरे पास, तो यानी कि यहां पर था, फिर थोड़ी देर में हाइड्रोजन यहां पे दिखाई देगा, यहां पर थोड़ी देर में हाइड्रोजन यहां पे दिखाई देता, फिर हमें थोड़ी देर के बाद हाइड्रोजन यहां पर दिखाई देना, फिर यहां पर दिखाई देना था। ऐसे ही मेरे पास जो क्लोरीन था इधर दिखाई देता, फिर क्लोरीन इधर दिखाई देता, फिर क्लोरीन इधर दिखाई देना था। तो अगर ये सर्कुलर मोशन के अंदर होगा तभी मेरे पास, हमने बोलता है कि ये मेरे उस मोलिक्यूल्स में, जब मोलिक्यूल रोटेट करेगा तो उसकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज आना चाहिए। तो जब रिलेटिव पोजीशन में चेंज आएगा उस टाइम पे जो आप फोर्स देते हो उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका रोटेटिंग मॉलिक्यूल के केस में हम बोला जाता है, यहां पे रोटेटिंग के केस में इसलिए क्यों, जब वो रोटेट करता है ऐसे बच्चे तो उसकी पोजीशंस के अंदर चेंज आता है।
तो ये बच्चे सबसे सिंपल टर्म्स हमारे पास, या डेफिनेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको थोड़ा सा डेप्थ में समझते हैं हमारे पास भाई, या इसकी या दूसरी डेफिनेशन हम क्या बोल सकते हैं, और उसमें इनर्शिया एक्चुअली है क्या। अब हम समझते हैं इनर्शिया एक्चुअली है क्या। इनर्शिया का मीनिंग होता है कि टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू डू नथिंग, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू डू नथिंग, कि वो कुछ नहीं करना चाहता, जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, या टू रिमेन अनचेंज्ड, टू रिमेन अनचेंज्ड, कि वो कोई चेंज नहीं करना चाहता अपने अंदर में। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया। देखो हम इसको समझते हैं पहले थोड़ा सा अपने न्यूटन लॉ से, इसकी डेफिनेशन बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमारा न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो था जैसे इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट लॉ था। उसने बोला क्या था, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन, इट विल रिमेन in the same state until an external force is applied on it, कह रहे कि अगर देखो ये डस्टर है हमारे पास, ब्लैक बोर्ड है, ये यहीं पर रहेगा अभी यहाँ पे। अगर आप 10 दिन बाद देखो, 1 साल 50 साल अगर ये बिल्डिंग नहीं गिरेगी तो ये यहीं पर रहेगा, ये मूव करके ऊपर या नीचे नहीं जाएगा, ये मूव ऊपर और नीचे। इसका मतलब क्या, ये रेस्ट में तो रेस्ट में ही रहना चाहता है। तो क्या हो गया कि जब तक मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई ना करूं, ये अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। तो इसको हम बोलते हैं जैसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कि जो चीज रेस्ट पे वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ। ऐसी अगर कोई मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक उसे आप रोकने के लिए ब्रेक या आगे से फोर्स ना लगाओ। तो ये हमारे पास क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। तो इनर्शिया का मतलब था कि वो बॉडी रिमेन्स अनचेंज, वो अपनी पोजीशन में कोई चेंज नहीं लाना चाहती, वो कुछ नहीं करना चाहती, जैसी है वैसे ही रहना चाहती, रेस्ट में तो रेस्ट में, मोशन में तो मोशन में। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द टेंडेंसी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया, इट इज द टेंडेंसी of an object, it is the tendency of an object to resist angular acceleration। कह रहा है कि हमारे पास क्या कर रहा है कि ये टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट की टू रेजिस्ट एंगुलर एसेलरेशन, कि वो एंगुलर एसेलरेशन को रेजिस्ट करने की जो उसकी टेंडेंसी, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये एंगुलर एसेलरेशन है, तो ये क्या मीनिंग है, या मोमेंटम क्या हो गया हमारे पास। अब 1-2 वर्ड हम देखेंगे इसको क्लियर करने के लिए। तो सिंपल सी बात बच्चे, अगर हम बोले मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अंदर, अगर ये यहां पे ये अगर कोई बॉडी मूव करे, देखो अगर एक नॉर्मल बॉडी है जो हम बोलते हैं कि एल, लीनियर मोमेंटम इज इक्वल्स टू लीनियर मोमेंटम, एल इज इक्वल्स टू एम इंटू वी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी हो गए बच्चे। अब यहां पे क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में जो जितना डिस्टेंस कवर करता है उसको लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। कि अगर एक पार्टिकल ऐसे स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तो जिस स्पीड से जा रही है 1 सेकंड में जितना कवर करेगा उसको वेलोसिटी बोलूंगा, उसके मास इंटू वेलोसिटी को हम लीनियर मोमेंटम बोलते हैं। फिर हम बोलते हैं कि अगर एक सर्कुलर मोशन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, कि इस तरीके से मूव कर रहा है बच्चे, तो हम यहां पे उसका बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम हो गया आई इंटू ओमेगा, आई हो गया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्या हो गया, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये होता है कि एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड, एंगल कवर्ड इन 1 सेकेंड, कि वो 1 सेकेंड में कितना एंगल कवर करता है। कि पहले वो यहां पर था फिर यहां पर, तो कितना एंगल उसने यहां से कवर किया, तो जितना ज्यादा एंगल उतनी एंगुलर वेलोसिटी उतनी। लेकिन अब एक चीज ध्यान देनी बच्चे, हमारे पास ये एंगुलर मोमेंटम है, ये क्वांटाइज्ड है, दिस इज क्वांटाइज्ड,
ये भी हम लास्ट में देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर निकालेंगे डिस्क्रीट स्टेट और एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो क्वांटाइज्ड होता है, इसकी फिक्स डायरेक्शन होती है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। तो कह रहे हैं दिस इज क्वांटाइज, इसका मतलब फिक्स। ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्वांटाइज यानी कि इसकी फिक्स वैल्यू है, इसकी क्या है, फिक्स्ड वैल्यू होती हैं, और इसकी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो कह रहा है कि अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी एक डायरेक्शन होती है, वो डायरेक्शन गिवन होती है, भाई इसकी डायरेक्शंस कहां पर एंगुलर मोमेंटम एग्जिस्ट करेगा वो गिवन होता है राइट हैंड थंब रूल से हम बताते हैं क्या, कि अगर ये मॉलिक्यूल ऐसा रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो जो ऊपर वाला थंब जाएगा इस तरीके से, तो ये उसकी डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन में ऊपर इससे, तो ये बताएगा इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखो यहां पे वो रोटेट कर रहा है ऐसे, जब ऐसे करेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी ऊपर चली जाएगी, अगर वो ऐसे रोटेट करेगा ऐसे इधर आगे से आपकी तरफ, तो उसकी डायरेक्शन कहां चली जाएगी, नीचे। तो कह रहा है कि अब यहां पे ये एंगुलर हमारे पास हो गया, और एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज बोलते तो पर सेकेंड, यानी कि कितनी रेट से वो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसको हम एंगुलर क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो अब ये क्या कर रहा है कि हमारे पास क्या बोल दिया कि अगर ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहना चाहता था, मूव कर रहा है तो मूव पे, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चे, अगर रोटेट कर रहा है वो, तो हम बोलते हैं कि वहां पे उसकी कुछ एक्सीलरेशन होगी। देखो जब ये मूव करेगा, अगर ये मूव कर रहा है जिसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, अब जो ये वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी, तो हम बोलते हैं उसका कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा, भाई एक सेकंड में उसका कितना चेंज आ रहा है, कि वो चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है क्या है। तो कह रहा है कि जो उसकी एंगुलर जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाता है उसको बोलते हैं एक्सीलरेशन, तो वो एक्सीलरेशन को अपोज करता है हमारे पास। तो क्या हुआ, अब हम इसको समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स के बेस पे। तो इसके आई की वैल्यू होती क्या है, इसका सिंबल होता है आई, इट इज गिवन बाय आई, एंड आई इक्वल्स टू म्यू आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं एम आर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, मास ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड आर इज डिस्टेंस from the center of gravity, from the center of gravity, from the center of gravity। इसकी वैल्यू इतनी आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, क्या कि इसका मास कितना है और इसकी डिस्टेंस कितनी है इस सेंटर से जहां से ये रोटेट कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। तो यहां पर ये हो गया, देखो जब ये ऐसा मूव कर रहा था तो इसका कुछ एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही थी, जिसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, रेट ऑफ, क्यों हो रही थी, क्योंकि जो एंगुलर एक्सीलरेशन है बच्चे ये भी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, जैसे जैसे क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज है, जैसे जैसे इसकी यहां पे गया इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऐसी थी, इस पॉइंट पे जाके इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई, इस पॉइंट पे जाके इसकी डायरेक्शन ऐसे चेंज हो गई, इस पॉइंट पे जाके जब ऑब्जेक्ट आएगा इसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, क्योंकि जो एंगुलर मोमेंटम है क्वांटाइज और वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर है तो जैसे ही डायरेक्शन चेंज होती है इसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है। इसका मतलब हो रहा है कि जब हम ऐसे कर रहे हैं तो हमारे पास जब ये एंगुलर वेलोसिटी में है, सर्कुलर मोशन के अंदर था या वो रोटेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे ये जो वेक्टर है एंगुलर मोमेंटम, वैसे जो एक्सीलरेशन है, तो अब क्या, जब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है तो अब इसकी वैल्यू में चेंज आ जाता है, और जो इसकी डायरेक्शन होती है वही एंगुलर एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। तो क्या हुआ, देखो अगर ये इसकी डायरेक्शन थी एंगुलर मोमेंटम की, अब आपके पास जैसे ये मॉलिक्यूल रोटेट कर रहा है बच्चे, तो आपको पता है कि इसकी वैल्यू चेंज इसलिए हो सकती है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज। इसका मतलब है कि अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जब यहां पर था कुछ थी, यहां पर था कुछ था, यहां पर, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही तो इसकी एक्सीलरेशन में भी क्या आएगा, एक चेंज आएगा। तो अब ये बोल दिया I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर। अगर ये रिजिड डाइएटॉमिक मोलिक्यूल, अगर इट इज ए डाइएटॉमिक मोलिक्यूल, रिजिड या डाइएटॉमिक मोलिक्यूल, डाइएटॉमिक मोलिक्यूल होगा, तो हम बोलते हैं यहां पर देखो ऐसा मोलिक्यूल के इसमें अगर एक मोलिक्यूल ये था, ये बी मोलिक्यूल है, तो इसका यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ एग्जिस्ट करेगा। अगर ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस इसके न्यूक्लियस से r2 है, तो हम क्या बोलते हैं, दिस इज I इक्वल्स टू m1 इसका मास, m1 इसका मास m2, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, और m1 r1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 r2 स्क्वायर होता है। अगर ये ए मोलिक्यूल ऐसा छोटा होता और बी मोलिक्यूल बड़ा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पे एग्जिस्ट करता बी के पास में, ताकि इसका आर की वैल्यू ज्यादा हो जाती, इसकी आर की वैल्यू कम होती, क्योंकि इसके मास की वैल्यू ज्यादा, इसके मास की वैल्यू कम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों सेम आ जाएगा।
तो ये हो गया हमारे पास। कह रहे कि वो अपनी पोजीशन पे रहना पसंद करेगा। अब हम इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? सिंपल से अगर हम बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, चाहे उसके इनर्शिया की कैसे वैल्यू निकालेंगे, कि हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा इसको स्टॉप करने के लिए। जो एंगुलर वेलोसिटी में आपका जो मिनिमम फोर्स होगा इसको रोकने के लिए, तो आप उसको बोल दोगे कि वो उसके जो फोर्स आपने लगाया इसको स्टॉप करने के लिए, वो उसके क्या है, मोमेंट उसके इनर्शिया के इक्वल है। तो क्या हुआ, देखो हम ऐसे एक लीनियर, हम इसी के बेस पे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया, हम बोल दिया कि हम क्लासिफाई करेंगे, तो सबसे पहले आता है लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल, देखो हमारे पास HCl लिखा, H और Cl, ये बड़ा था ये छोटा था। अब आपको क्या करना है बच्चे, ये रोटेट कर रहा है, आप इसको 3 डायरेक्शन में रोटेट करवाओगे। पहले आपने एक्स एक्सिस में रोटेट करवाया, अलोंग एक्स एक्सिस। जब आप अलोंग एक्स एक्सिस को रोटेट करवाते हो तो इनकी पोजीशंस में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि ये हमारे पास जो ये एक्सीलरेशन अपोजिशन तब करता है जब हमारे पास उसकी पोजीशन में चेंज आ जाता है। ये एटम अपनी जगह पे क्या करेंगे, व्हेन वी रोटेट अलोंग एक्स एक्सिस, क्या बोलते हैं, व्हेन वी रोटेट मॉलिक्यूल अलोंग एक्स एक्सिस, देन molecules, then atoms rotate on its, then rotates on, then atoms rotates on their position, on their positions, and there is no relative change in their position, relative change in their position। अगर उसकी पोजीशन में ही कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगा वो 0 लगेगा। अब आपने इसकी तरफ एक्स एक्सिस को ए से डिनोट कर दिया कि आपने देखा कि कितना आप यहां पे फोर्स लगा रहे हो जब रोटेशन करवा रहे थे, एक्स एक्सिस के अलोंग जब भी रोटेट कर रहा था, क्या जब रोटेशन कर रहा है तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा अलोंग एक्स एक्सिस वो कितना होगा। तो कह रहा है कि जब ये कर रहा है तो अपनी जगह पे ही मॉलिक्यूल, मान लिया ये एच था ये Cl था, तो अपनी जगह पे रोटेट कर रहा है, इनकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल कोई इनर्शिया लगाता उसका, जब वो क्या करता बच्चे, जब उसके एटम्स की पोजीशन चेंज करते हैं। पोजीशन ही चेंज नहीं की तो मॉलिक्यूल कोई इनर्शिया एग्जिस्ट अप्लाई नहीं कर रहा है, तो ये आई की वैल्यू क्या है, 0। लेकिन अगर आप जेड एक्सिस देखते हैं, जेड एक्सिस, अब यहां पे मैंने बोल दिया आई बी, क्या हुआ देखो, अब मॉलिक्यूल ऐसा था, आपने जेड एक्सिस पास की, अब मॉलिक्यूल को आप जेड एक्सिस के अलोंग रोटेट करवाओगे तो ये क्या हो गया, दोनों अपनी पोजीशन इंटरचेंज करे, पूरा घूम घूम कर आ रहे हैं। इसका मतलब जब ये घूम रहे हैं तो यहां पर जब अपनी पोजीशन चेंज करेगा तब ये कुछ अपोजिशन क्रिएट करेगा, यानी कि टेंडेंसी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एंगुलर एक्सिस। क्योंकि जब ये रोटेट कर रहा है इसका मतलब ये HCl, मान लिया कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में था, देखो बच्चे ध्यान से, ये ऐसा ये Cl था, तो इन दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में एग्जिस्ट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, आपका करेगा, इसका मतलब ये Cl भी सेंटरों से सर्कुलर मोशन में है, ये Cl भी सर्कुलर मोशन में सेंटर से, तो सेंटर से सर्कुलर मोशन बन गया। अगर सर्कुलर मोशन बनेगा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी इनकी, ये किस स्पीड से घूम रहे हैं सेंटर, इस पॉइंट सेंटर ऑफ पॉइंट से, अगर करेगा तो इसकी एक्सीलरेशन जनरेट होगी हमारे पास, इसका एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो कह रहा है कि जो एंगुलर एक्सीलरेशन उसको अपोज करेगा जो यहां पे क्रिएट हो रही है, तो अब वो कितना करेगा, हम ये देखेंगे कि इसको हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है इनकी, जब हम एक्स जेड एक्सिस के अलोंग हम इसको इसकी पोजीशन इंटरचेंज करें तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, क्योंकि जितना फोर्स लगाएंगे वो उसके इनर्शिया के इक्वल होगा वहां पे। तो हमने जब पोजीशन चेंज की तो ये ऐसा किया, तो हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है इनकी पोजीशंस को चेंज करने के लिए। तो इसका मतलब है कि जो IB होगा नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। लेकिन जैसे ही आपने जेड एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करवाया बच्चे, पहले जेड के एक्सिस, अब वाई के अलोंग रोटेट करवाओगे तो भी क्या होगा, अब पहले आपने जेड के अलोंग रोटेट करवाया था ऐसा, अब आप क्या करवा रहे हो, वाई के अलोंग करवा रहे हो, वाई के अलोंग आपने इसको ऐसे पकड़ा, एक्सिस गई, और आप ऐसा करवा रहे हो रोटेट। पहले देखो प्लेन में था ऐसा, अब आपका क्या है, ये ऊपर से नीचे जा रहा है। अगर ये ऐसा रोटेट हो रहा है इसका मतलब अभी भी आपको कुछ फोर्स लगाना पड़ रहा है ज्यादा, इसको पोजीशन चेंज करवाने के लिए, इसकी रिलेटिव पोजीशन आ रही है। लेकिन जब एक्स में था तो रिलेटिव पोजीशन नहीं है, तो उसका इनर्शिया नहीं होगा, वहां पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं अप्लाई होगा, एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वहां पर बच्चे इस सेंटर से जो डिस्टेंस होगा क्लोरीन वहीं पर ही तो है, यानी कि जो एटम यहां पर था इस सेंटर से वो वहीं पर रोटेट कर रहा है, वो सर्कुलर मोशन में है ही नहीं।
जब ये ऐसे जाएगा तो इसका मतलब वो सेंटर से सर्कुलर मोशन में आ गया। जब वो अपनी जगह पे है इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी में है ही नहीं, और एंगुलर वेलोसिटी में नहीं होगा तो एक्सीलरेशन होगी नहीं, और एक्सीलरेशन नहीं हो रही तो हमारे पास ये उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही नहीं होगा। लेकिन जैसे ही आपने इसको ऐसा रोटेट करवा दिया, इस मॉलिक्यूल को पकड़ा, ऐसा था, इस मॉलिक्यूल अपने वाई एक्सिस के थ्रू पकड़ा, तो देखो ये एच इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर रोटेट होकर नीचे, फिर इधर आ गया। अरे वो रोटेट कर रहा है, एंगुलर वेलोसिटी दिखा रहा है सेंटर ऑफ पॉइंट से रिस्पेक्ट में, अगर दिखाएगा तो उसकी एक्सीलरेशन होगी। अगर एक्सीलरेशन को अपोजिट करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा? हम लगा के देखते हैं कितना फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है एक टाइप से। तो अब हमने देखा जब y के रिस्पेक्ट में भी करूंगा तो दोनों की रिलेटिव पोजीशन चेंज होगी। तो अब यहां पर z के केस में ये ऐसे चेंज हो रहा था, y के केस में ये ऐसे चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों में इक्वली फोर्स लग रहा है। तो इसका मतलब IC भी नॉट इक्वल्स टू 0 बट IB इज इक्वल्स टू IC एंड IA इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हमारे पास मिलता है कि दो एक्सिस के अलोंग, आप ABC किसी को भी लिख सकते थे, इसको C लिखते तो IC 0 हो जाता, IA इक्वल्स टू IB हो जाता। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो डायरेक्शन में इक्वल हो जाता है और एक का 0 हो जाता है तो उस मॉलिक्यूल को बोलता हूं मैं लीनियर मॉलिक्यूल। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया? इन केस ऑफ Z and Y axis the hydrogen and Cl change their क्या बोल दिया? relative positions, therefore their moment of inertia कैसे बोल दिया? IB and IC will not equals to be 0। तो ये बात हमने बोली है बच्चे। तो ये लीनियर मॉलिक्यूल की कंडीशन थी हमारे पास, जब दो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आ जाता है, एक 0, तो हम बोलते हैं लीनियर मॉलिक्यूल है। सेकेंड हमारे पास है सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। देखो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल में क्या हो गया? सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। सिमेट्रिक मॉलिक्यूल की जगह सिमेट्रिक टॉप, ऐसा एसिमेट्रिक टॉप, सिमेट्रिक टॉप क्या हो गया? अगर आपके पास कार्बन था, एक फ्लोरीन था यहां पर, और आपने 3 हाइड्रोजन लगा दिए, अरे जैसे CH4 की स्ट्रक्चर होती है वैसी एक टाइप से 3 हाइड्रोजन और एक क्या है? फ्लोरीन। तो अब यहां पे जो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जिस्ट करेगा बच्चे, क्योंकि ये दो हैवी एटम है, अगर ये 4 के 4 हाइड्रोजन होते तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस कार्बन पे एग्जिस्ट करना था, लेकिन अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं यहां पर एग्जिस्ट करेगा। देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर एग्जिस्ट करेगा? यहां पर। अब आप जब इसके ऊपर इसका एक मॉडल भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले ये हो गया बच्चे, देखो कि 3 हाइड्रोजन हो गए, ये बीच वाला पीछे चला गया, ये आगे, ये कार्बन, ये फ्लोरीन। तो इसका ये मास बढ़े, इसका मास, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं बीच में यहां पे लाई करेगा, इस कार्बन बॉन्ड के बीच में, यहां पर फ्लोरीन कार्बन बॉन्ड के बीच में। अब आप क्या करो कि यहां से इसके 3 एक्सिस आपने निकालनी है, मॉलिक्यूल ऐसे ही रहना फेवर करेगा। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से आप 3 एक्सिस, एक एक्स वाई जेड, आप पहले आप एक्स एक्सिस से फोर्स लगाओगे कि यहां से आप ऐसा कि इसकी पोजीशन चेंज करने की कोशिश की आपने। मान लिया कि नीचे से आपने लगाया, यहां से एक एक्सिस पास करे जो कार्बन से पास हुई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हुई, और फ्लोरीन से आपने इसको जेड एक्सिस बोल दिया। कहां से पास हुई थी वो यहां से, इस कार्बन के सेंटर से, इस बॉन्ड के थ्रू, सेंटर इस बॉन्ड के बीच में से, और ऊपर से ऐसे पास हो गई। अब जब आप इसको करोगे चेंज, अब इसके थ्रू इसको रोटेट करो, आप पोजीशन चेंज करना चाहते थे। देखो जब आप चेंज करवाओगे बच्चे, तो कार्बन और फ्लोरीन तो अपनी जगह रहेंगे, लेकिन ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन पोजीशन चेंज कर रहे हैं। देखो आपने फोर्स लगाया, आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना चाहते थे अलोंग जेड एक्सिस। अगर आपने अलोंग जेड एक्सिस देखा तो आपने एक फोर्स लगाया ऐसे अलोंग जेड एक्सिस। जब आपने देखा तो कार्बन और फ्लोरीन अपनी रिलेटिव पोजीशन पे, उसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन 3 हाइड्रोजन कर रहे हैं। तो पोजीशन कितनों ने की? केवल 3 ने। तो हम लिख सकते हैं अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस, अलोंग जेड एक्सिस ओनली 3 हाइड्रोजन्स, ओनली 3 हाइड्रोजन्स चेंज देयर पोजीशन, चेंज देयर पोजीशंस, चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन बोल सकता हूं, चेंज देयर रिलेटिव पोजीशन, बट कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स आर रोटेटिंग ऑन इट्स पोजीशंस।
तो अब यहां से अगर मैं इसको आई ए बोल दिया, मान लिया इस बार मैंने इसको आई ए बोल दिया, तो क्या हो बच्चे, आई ए इज नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमारे 3 ने नो पोजीशन चेंज की है ना। अगर 3 ने चेंज किए तो इसका मतलब हमने कुछ फोर्स लगाया तभी चेंज किए वहां पे तीनों की पोजीशन। अगर वो वहीं पे रहते तो हम नहीं बता सकते थे, फिर हमें अपना जो आई ए वो क्या करना पड़ता, 0 दिखाना पड़ता बच्चे। अब सेकेंड केस, अब आप वाई एक्सिस के अलोंग, अगर आपने इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, एक्स के अलोंग आप देखना चाहते थे, इसको रोटेट करना चाहते थे, देखो एक्स के अलोंग रोटेट कैसे कर सकते हो, ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल के अंदर बच्चे ऐसा था, अब आपने एक्स के अलोंग किया, एक्स के अलोंग ये एक्स है, तो आपने इसको पकड़ा और जब आप इसको रोटेट करोगे देखो सभी ऐसे रोटेट होते जा रहे हैं, फिर ये ऐसे आ गया, फिर ये दोबारा से फिर रोटेट होगा, आप चाहे क्लॉकवाइज करो चाहे एंटी, तो इसका मतलब सभी के सभी अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपनी जो इनिशियल पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में, हम रिलेटिव बोल रहे हैं कि जो इनिशियल पोजीशन थी उसके रिस्पेक्ट में सभी पोजीशन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं बच्चे, इस तरीके से। तो क्या हुआ, अब आपको पता है कि एक में तो केवल 3 हाइड्रोजन चेंज कर रहे थे, एक में सारे के सारे कर रहे हैं, इनका मास भी ज्यादा है, इसका मतलब है कि अब जो अलोंग आप एक्स एक्सिस लगाओगे तो यहां पर क्या होगा, बट अलोंग x axis, along x axis position of all the atom changes, position of all the atoms changes, therefore अब क्या लिखूंगा मैं, आई बी इज ग्रेटर देन आई ए लिख दूं, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू इस ए से तो ज्यादा होगी। लेकिन अगर आप इसको y के अलोंग भी देखो, y के अलोंग, तो y के अलोंग क्या हुआ था, देखो अभी आप x के रिस्पेक्ट में देखा था, ये x एक्सिस थी, ऐसे x ऐसे थी x, लेकिन अब y के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं तो y यहां से गई है, देखो y यहां से, अगर मैं पीछे से पकड़ लेता हूं इसको एक टाइप से, यहां से y के रिस्पेक्ट में हमने पकड़ा है, तो अब ये इस तरीके से रोटेट करेगा, ऐसा, ये अब ऐसा रोटेट कर रहा है, इस प्लेन में कर रहा है, लेकिन कर तो सभी के सभी रहे ना। पहले क्या कर रहा था, ये आपकी तरफ रोटेट कर रहा था, यहां से पकड़ के देखो ऐसा, अब ये आपकी तरफ नहीं आ रहा, ये मेरी तरफ आ रहा है, इस तरीके से। जब मैंने ये दूसरी एक्सिस लगा दी, वाई लगाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में पकड़ा और इसको रोटेट करेंगे तो ये ऐसा होगा बच्चे, इस तरीके से रोटेट करेगा। तो वाई के रिस्पेक्ट में भी क्या है, सभी के सभी मॉलिक्यूल रोटेट कर रहे हैं। सिमिलरली ऐसे क्या कर सकता हूं, बट अलोंग y axis position of all the atoms changes। अब इसका मतलब क्या हो गया, आई बी बोला एक के केस में, आई सी दिस इज आई सी दिस इज आई बी, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो आई बी इज इक्वल्स टू आई सी, 0 नहीं है, एंड अगर ये पता है भाई इसमें 4 ज्यादा है तो ये ए से ज्यादा, तो एंड आई बी इक्वल्स टू आई सी ग्रेटर देन आई ए, अगर ऐसा होता है तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को मैं बोलता हूं प्रोलेट सिमेट्रिक टॉप, SYMMETRIC, सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल्स। क्योंकि एक क्या, तो इन दो की वैल्यूज ए से ज्यादा हो सकती है, या इन दो की वैल्यूज से क्या हो सकती है, कम हो सकती है, लेकिन 0 कोई नहीं होगा। अगर 2 की वैल्यू ज्यादा होगी, किसी भी 2, अगर आपने बोल दिया इसको आई सी, इसको बी और ए बोल दिया, इसको देखो सी, इसको बी और ए, तो 2 की वैल्यू जब ज्यादा होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी 2 डायरेक्शंस के अंदर हमारे पास, ये डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, हम XYZ नहीं लिख रहे हैं, वहां पे ABC लिख रहे हैं अलग अलग, तो वहां पर हम बोलते हैं प्रोलेट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल। ऐसा ही आप दूसरा मॉलिक्यूल लिख सकते हो कि यहां पर हमारे पास सारों के सारों जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बच्चे वो ऊपर एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सेंटर पे नहीं करना चाहिए। अगर सभी मैंने फ्लोरीन लिख दिया तो ये मॉलिक्यूल ये नहीं रहेगा, उस केस में ये वैल्यू सेम नहीं रहेगी, यहां पे एक एटम डिफरेंट होना जरूरी था। या आप इसको लिख देते CH ट्रिपल बॉन्ड CH3, इस केस का भी ये मॉलिक्यूल प्रोलेट सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है। आप एक बोल देते हो ओबलेट मॉलिक्यूल, ओबलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल। ओबलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल में हम क्या करते हैं बच्चे कि आई बी इक्वल्स टू आई सी बट इस इज लेस देन आई ए, कि 2 की वैल्यू आ जाए हमारे पास बराबर, लेकिन ये किससे कम होगी, आई ए से क्या होगी, कम होगी। तो मैं बोल देता हूं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल है, ओबलेट मॉलिक्यूल, और ये डिस्क टाइप होते हैं, डिस्क शेप लाइक मॉलिक्यूल। तो इसका जो एग्जांपल हमारे पास होते हैं, लाइक बेंजीन इसका एग्जांपल है, साइक्लोब्यूटेन एग्जाम्पल है, NH3 या BF3 भी इसका एग्जाम्पल है बच्चे। ये अभी आपने केवल देखना है कि BF3 कैसा हो गया, भाई लगने में तो BF3 ऐसा नहीं, लेकिन BF3 एक्चुअली ओबलेट सिमेट्रिक टॉप हो जाता है। NH3 भी सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, सॉरी ये ओबलेट सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल है, जहां पर 2 की वैल्यू 1 से ज्यादा होती। तो अगर BF3 को देखना चाहे तो एक बार देख लेते हैं बच्चे। देखो ये BF था, अब आप नॉर्मल इसको ऐसा बनाओ, टिल्ट नहीं करेंगे, ये F आप ऐसा बनाते हो, F और F। मैं इसको ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट ना रख के मैं थोड़ा टिल्ट करना चाहता हूं, ऐसा B इधर
देखो इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दूं, घुमा के थोड़ा सा, इस एफ को मैं रोटेट करके इधर ले आऊं, तो ये इधर रोटेट होगा, तो रोटेट होके ये इधर आ जाएगा, ये वाला रोटेट होके इधर आ जाएगा। ये देखो समझ में आया कि मैंने क्या किया, थोड़ा सा रोटेट किया, एंगल तो 120 रहेगा, तो इधर क्या आ गया, ये फ्लोरीन ऐसा। अगर मैं 3 एक्सिस लगाता, इधर से एक एक्सिस ऐसे, ये एक्स एक्सिस, ये मैंने लगा दी अपनी जेड एक्सिस, तो जब ये टिल्ट कर दिया तो ये यहां पर जब 120 तो ये यहां पर एक मूल्य बी है, ये बी इधर आ गया, ये इधर आ जाएगा ऐसा। और ये इधर बीच में ऐसा थोड़ा सा, कि जो एंगल है मेरे पास बच्चे वो 120 है, कि ये थोड़ा इधर शिफ्ट होगा मेरे पास, इस साइड थोड़ा शिफ्ट हो गया, तो ये एक्सिस के पास आ गया। और जब ये एक्सिस के पास आएगा तो ये जो बीच वाला ये फ्लोइन था, ये नीचे वाले एक्सिस के पास आएगा, ये एक्सिस के पास आ गया, और ये इन दोनों के बीच में चला गया। देखो ये एक्स एक्सिस थी, ये जेड एक्सिस थी, वाई कहां से गई, ये बोरोन के बीच में। अब हुआ क्या, जब मैं वाई एक्सिस लगाता हूं तो ये तीनों फ्लोरीन आपस में अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं ऐसा, बोरोन वहीं पे रहेगा। देखो जब मैं वाई वाला लगाऊंगा, इसको रोटेट करूंगा इसी प्लेन में, तो ये फ्लोरीन इंटरचेंज करे, बोरोन वहीं पे रहेगा, तो उसको बोलता हूं आई ए बोल दिया। आई ए कौन सा बोल दिया, वाई एक्सिस वाला बोल दिया बच्चे मैंने, वाई एक्सिस वाला। इसमें केवल क्या करें, 3 फ्लोरीन अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ओनली 3 फ्लोरीन पोजीशन चेंज कर रहे हैं। लेकिन बच्चे जब मैं एक्स एक्सिस लगाऊंगा तो क्या हो गया, ये जो एक्सिस पास हो रही है ये इस फ्लोरीन के पास से हो रही है पास। जब मैंने इसको रोटेट करवाया तो ये 2 फ्लोरीन करेंगे, एक फ्लोरीन और ब्रोमीन अपने उसी पोजीशन के, ये पोजीशन तो इसमें भी चेंज होगा लेकिन इसमें कम होगा, ये यहां से थोड़ा सा, ये बोरोन तो वहीं पर रहेगा। अब क्या हुआ कि जब हम इस एक तो ऐसे रोटेट करें इस प्लेन में, दूसरा हम लोगों ने इसको पकड़ के चेंज करवा दिया ऐसा, इस एक्सिस के अलोंग। जब इस एक्सिस के अलोंग करवाएंगे तो हमारे पास अगर मान लिया कि ये ऐसा था, इसी को मान लेते हैं कि बच्चे मान लो कि ये भी प्लेनर था, ये वाला आपका बोन, अगर ये आपका प्लेनर है, मान लिया कि ये भी जो बोन हाइड्रोजन दिख रहे हैं प्लेनर है, जब आप इसको ऐसा करवाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा कि नीचे वाला उधर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो ये भी प्लेनर होता तो प्लेन में ही दिखता, आपकी तरफ आता हुआ नहीं दिखाई देना था। तो कह रहा है कि इस टाइम पे जब आप ये एक्स वाली लगाओगे और जब ये वाई वाली लगाओगे, ये सॉरी एक्स वाली और ये जेड वाली लगाओगे, क्योंकि जेड के पास भी इस फ्लोरीन वाले बॉन्ड के पास से जेड एक्सिस गई है, उस टाइम पे जो आई बी होगा वो आई सी के इक्वल होगा, लेकिन ये दोनों आई ए से कम होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सिस है यहां पर, दीज एक्सिस आर पासिंग नियर थ्रू बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड्स। इसकी वजह से जो इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो कम लगेगा, और जब इसको इसी प्लेन में रोटेट करेंगे वो फोर्स क्या लगता है, ज्यादा लगता है। इस करने से, इसकी वजह से हमारे पास जो वैल्यू होती है आई बी इज इक्वल्स टू आई सी होगी, और वो क्या होगी, लेस होगी किससे, आई ए से। अगर ऐसा हो गया तो हम बोल देते हैं वो हमारा मोलिक्यूल क्या हो गया, ओब्लेट सिमेट्रिक टॉप मोलिक्यूल हो गया बच्चे। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एक स्फेरिकल टॉप, थर्ड टाइप स्फेरिकल टॉप मॉलिक्यूल। स्फेरिकल टॉप क्या होता है, दीज आर, ये हम बोलते हैं कि इसके अंदर नो डाइपोल मूवमेंट, कोई डाइपोल मूवमेंट होगा नहीं, तो ये माइक्रोवेव इनएक्टिव या रोटेशनल इनएक्टिव होते हैं। ये क्या होंगे, इनएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, दीज आर माइक्रोवेव इनएक्टिव। अरे रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर माइक्रोवेव यूज करते हैं, यहां क्या बोलेंगे, रोटेशनल इनएक्टिव मॉलिक्यूल होंगे जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी नहीं देंगे। तो ये क्या होगा, नो डाइपोल मोड के मतलब स्फेरिकल टॉप, क्या मतलब, जैसे CH4 मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन H, इसका ये बीच में एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अगर ये बिल्कुल स्फेरिकल हो गए एक टाइप से, इनकी लोकेशन आप देखोगे H, तो स्फेरिकल की टाइप में नजर आता, तो इसको बोलते हैं स्फेरिकल टॉप, और इसके अंदर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं मिलता है। ऐसे मॉलिक्यूल्स में आई ए इक्वल्स टू आई बी इक्वल्स टू आई सी होता है, यानी कि तीनों की तीनों डायरेक्शन में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसकी वैल्यू क्या हो गई, सेम हो गई। ऐसा होता है तो हम बोलते हैं स्फेरिकल टॉप, या CF4 हम लिख देते हैं। फिर हमारे पास आता है फोर्स एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल।
एसिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल हम बोलते हैं बच्चे, अगर IA नॉट इक्वल्स टू IB, दिस इज नॉट इक्वल्स टू IC, अगर तीनों की वैल्यू सेम नहीं होती है तो हम बोलते हैं एसिमेट्रिक। जैसे वाटर मॉलिक्यूल है ऐसा, तो कह रहा है कि तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं होगी। जब आप x के अलोंग करोगे, y के अलोंग और z के अलोंग, तो तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है हमारे पास। और ऐसे ही हमारे पास अगर एल्कीन बना दिया, इस एक पे क्लोरीन लगा दो, बाकी 2 हाइड्रोजन लगा दो, इस तरीके से। तो ये एक दो एग्जाम्पल है। और हमने अब क्लासिफाई कर लिया हमारे डिफरेंट, हम देखेंगे अगर मॉलिक्यूल होगा, मॉलिक्यूल बना के फिर हम देखेंगे कि हम उसको रोटेट करना चाहें, अगर वो 1-1 किलो के हैं तो हम उसको रोटेट करना चाहिए एटम्स को, तो किस डायरेक्शन में हमें कम फोर्स लग रहा है, किस में ज़्यादा। अगर वो सभी में एक डिफरेंट फोर्स लगता है तो वो एसिमेट्रिक टॉप आ जाता है, अगर तीनों में इक्वल लगता है तो हम स्फेरिकल टॉप बोलते हैं, अगर एक में 0, 2 में इक्वल तो हम लीनियर बोलेंगे, अगर 2 में ज्यादा 1 में कम, या 1 में ज्यादा 2 में कम, तो उसको हम सिमेट्रिक टॉप मॉलिक्यूल बोलते हैं बच्चे। तो अब इसके बाद हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स हमने मॉलिक्यूल्स किया। अब हमारे पास आता है जो हमारे सिलेबस में है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल।